सादर वंदे मित्रों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं चोल साम्राज्य पार्ट 2 के बारे में। चोल साम्राज्य पार्ट 1 के अंदर हमने चोल साम्राज्य की प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में गहन विश्लेषण किया था। साथ ही प्रारंभिक शासक जो हैं जैसे वरहप, इत्रजत, चैनी, विजयालय, परांतक, आदित्य आदि के बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश पार्ट 2, जिसमें प्रमुख शासकों के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल, राजेंद्र तृतीय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज जो पार्ट 2 है चोल साम्राज्य का, इससे अक्सर ज़्यादा सवाल निकलकर सामने आते हैं। साथ ही आज हम दक्षिण भारत की प्रमुख स्थापत्य शैली द्रविड़ शैली के बारे में भी जानकारी लेंगे, प्रमुख मंदिरों की भी जानकारी लेंगे और चोल साम्राज्य इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ था इसके बारे में भी हम थोड़ा सा विश्लेषण जरूर करेंगे। शुरू करने जा रहे हैं राजराज प्रथम की ऐतिहासिक जानकारी। तो राजराज प्रथम जो है यह परांतक प्रथम के बाद में शासक बना और परांतक प्रथम के बाद में शासक बनने के बाद में अगर पूछ लिए जाए इनका कार्यकाल तो 985 ईस्वी से लगाकर 1014 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अगर बात करें राजराज प्रथम के उपाधि की, उपाधि कौन सी बताई जाती है राजराज प्रथम की, तो उपाधियां 2 से 3 इन्होंने अंगीकार की। जैसे पहली उपाधि इन्होंने जो अंगीकार की है वो है आपके मुमांडी चोल। पहली उपाधि मुमांडी चोल कहलाती है इनकी। दूसरी उपाधि जयगोंड के नाम से इन्हें जाना जाता है और तीसरी जो उपाधि इनकी देखने को मिलती है साथियों वह चोल मार्तंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चोल मार्तंड, चोल मार्तंड। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो उपाधि इनकी है वो राजराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनकी उपाधियों के बारे में हमने बात कर ली। चूंकि बड़े साम्राज्य का महान शासक था तो हमें इनकी कुछ नीतियों के बारे में भी पढ़ना है। नीतियां इन्होंने कौन कौन सी अवलंबन की थी साम्राज्य विस्तार के लिए, तो नीतियां जो इन्होंने अपनाई थी वह लौह और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। इसे लौह व रक्त की नीति जो है इसे कहा जाता है। लौह व रक्त की नीति कहलाती क्या है कि कहीं पर भी अगर एक राजा अटैक करेगा तो उस अटैक होने वाले क्षेत्र के राजा सहित, प्रजा सहित और उसके सगे संबंधियों को भी जीवित नहीं छोड़ना लौह और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले साथियों कि सल्तनत काल के अंदर लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया तो नाम आता है बलबन का। और अगर पूछ ले भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार के लिए जो नीतियां अपनाई वो उस्मान शासक का नाम बताया जाता है समुद्रगुप्त। अन्य नीतियां जो हैं वो सामने रख रहा हूं, जैसे ग्रहण मोक्षानुग्रह, राजप्रशबोधरण, सर्वदाना व्याकरण नीति आदि प्रमुख रूप से जो नीतियों का अवलंबन किया और बहुत सारे साम्राज्यिक क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं। राजराज प्रथम जो हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। उपलब्धियां ऐतिहासिक कौन कौन सी बताई जाती हैं राजराज प्रथम के बारे में, तो इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां देखने को मिलती हैं वह राजराज प्रथम ने श्रीलंका के नगर जिसका नाम राधापुरम, श्रीलंका के नगर राधापुरम को विजित किया। राधापुरम को विजित किया और संपूर्ण राधापुरम को नष्ट करके इसका नया जो नाम रखा गया है, श्रीलंका के इस क्षेत्र का नया नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसका नाम मुमांडी चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। और जब श्रीलंका के अनुराधापुरम को जीता है उसी समय अनुराधापुरम को जीता उसी समय इन्होंने जो उपाधि अंगीकार की, इसी के कारण इन्हें मुमांडी चोल के नाम से जाना जाता है। नया नाम मुमांडी चोल मंडलम रखा है अनुराधापुरम का। एक बार सवाल भी पूछा गया। अब हम बात करते हैं उपलब्धियों की। तो चोल साम्राज्य के अंदर जो राजराज प्रथम हम पढ़ रहे हैं, तो चोल
चोल अभिलेखों में। चोल अभिलेखों में इनकी उपलब्धियां हमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, गौर करने की बात है। तो चोल अभिलेखों के अनुसार राजराज, चोल अभिलेखों के अनुसार राजराज प्रथम ने किन किन एरियो को जीता, तो इन्होंने सर्वप्रथम कलिंग वह एक तो कलिंग क्षेत्र जीता, पूंचलेख मौर्य साम्राज्य के अंदर का इसका नाम दूसरा देखने को मिलता है। कलिंग जो है इसकी राजधानी तोसली बताई जाती है, वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र कलिंग कहलाता है। तो कलिंग सहित 12,000 पुराने द्वीपों वाले 12,000 पुराने द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेश जिसमें प्रमुख रूप से द्वीप कौन कौन से नाम आते हैं सामने, तो लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप व मालदीव आदि द्वीपों को विजिट किया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हमें देखने को मिल रही है। साथियों पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं, राजराज की सबसे बड़ी उपलब्धि श्रीलंका को जीतना था और इन्होंने जितने भी तटवर्ती द्वीप थे उनके ऊपर फतह हासिल की थी। अब हम बात करते हैं कि राजराज प्रथम जो हैं इनके बारे में सर्वाधिक जो पूछा गया प्रश्न है वो आपके स्थापत्य शैली की दृष्टि से पूछा जाता है कि राजराज प्रथम के द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया था उसका नाम बताइए और उसे भारतीय स्थापत्य शैली के अंदर क्यों इतनी महत्वपूर्णता दी गई है उसके बारे में भी सवाल पूछा गया। तो राजराज जो बताया जाते हैं, राजराज प्रथम ने तंजौर स्थित, राजराज प्रथम ने तंजौर कह सकते हो, तंजावुर भी कह सकते हो, यह पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तंजौर स्थित बृहदेश्वर या इसे आप राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जान सकते हैं। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का? शिव मंदिर का निर्माण। राजराजेश्वर या वृदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो नाम आता है राजराज प्रथम। ये इतना इंपॉर्टेंट मंदिर क्यों था, इसके लिए हम अलग से द्रविड़ शैली के बारे में भी चैप्टर लेकर आए हैं साथ में, कि द्रविड़ शैली क्या होता है कि मंदिर निर्माण के अंदर मंदिर का ऊपर वाला जो गुंबद है, गुंबद की जगह ऊपर उठा हुआ जो क्षेत्र है उसे विमान कहा जाता है और विमान ही द्रविड़ शैली की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत बताई जाती है। अब तंजौर के अंदर वृदेश्वर शिव मंदिर बनवाया है राजराज प्रथम ने। इसे प्रशिप ब्राउन नाम आता है, प्रशिप ब्राउन का इस मंदिर के लिए। प्रशिप ब्राउन ने इस मंदिर को भारतीय स्थापत्य कला का क्या कहा है? इस मंदिर को निकष कहा है। प्रशिप ब्राउन के अनुसार ये वृदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली के अंदर जिसका निर्माण किया गया, यह भारतीय स्थापत्य कला का निकष के नाम से जाना जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंदिर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। तो दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर स्थापत्य शैली अपनाई गई है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया कृष्णा नदी के दक्षिणतम भाग को तमिलकम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर जो प्रमुख रूप से साम्राज्य पनपे उनमें चेर है, चोल है, पांडे है, पल्लव है आदि प्रमुख रूप से राजवंश देखने को मिलते हैं। तो द्रविड़ शैली की जो प्रमुख खासियत हम बात कर लेते हैं राजराजेश्वर मंदिर की ही। तो द्रविड़ शैली के अंदर अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक राजराजेश्वर का जो मंदिर है, अगर पूछ ले इसके विमान की ऊंचाई, तो इसका विमान जो बनाया गया ये गर्भगृह से ऊपर उठा हुआ भाग जो है विमान कहलाता है। यह
217 फीट की ऊंचाई तक बना हुआ है। अगर पूछ ले कि राजराजेश्वर मंदिर का जो गर्भगृह का अर्थ होता है जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है, वैसे यह जो गर्भगृह से ऊपर उठा हुआ भाग जिसे हम किस नाम से, विमान दर्शन के नाम से जाना जाता है, तो साउथ की एक शैली की यह भी पहचान है कि विमान के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां क्लैंप की जाती है, लगाई जाती हैं। तो इस पर विभिन्न प्रकार के देवता अर्थात 33 कोटि देवताओं की मूर्तियां यहां पर क्लैंप की जाती हैं। तो गर्भगृह जहां पर मूर्ति स्थापित की गई है प्रमुख मंदिर के अंदर भगवान की, उसे गर्भगृह कहा जाता है। अब गर्भगृह कितना चौड़ा है, यह सवाल पूछा जा सकता है स्थापत्य शैली की दृष्टि से। तो राजराजेश्वर मंदिर का जो गर्भगृह है यह 2.25 मीटर चौड़ा बताया जाता है। अगर पूछ ले 1 मीटर बराबर कितने फिट होता है, तो इसके अंदर 3 फीट 3 इंच बताया जाता है। 1 मीटर बराबर 39 इंच बताए जाते हैं। कितने? 39 इंच बताए जाते हैं 1 मीटर के अंदर। तो आप पैमाना नाप सकते हो इस मंदिर के गर्भगृह का। एक बार सवाल पूछा गया है कि दक्षिण स्थित जो द्रविड़ शैली के अंदर मंदिर निर्माण किए गए हैं उसके प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। क्या? गोपुरम के नाम से इसे जाना जाता है। प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। मंदिर की प्रमुख विशेषता बता रहा हूं, याद रखना जरूर, इससे संबंधित सवाल पूछ जाते हैं। विमान दर्शन मैंने समझा दिया, गर्भगृह समझा दिया, लेकिन मंदिर जो है इसके चारों तरफ किल्लेबंदी की जाती है और मंदिर का जो प्रांगण होता है बहुत बड़ा बताया जाता है। ये जो प्रांगण बताया गया, खुला प्रांगण मंदिर के गर्भगृह के जस्ट आगे, इसकी लंबाई बताई जाती है 160 मीटर लंबाई और चौड़ाई बताई जाती है 60 मीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना लंबा चौड़ा बनाया जाता है। बात करें गर्भगृह, विमान, प्रवेश द्वार, इसके अलावा इन मंदिरों के अंदर खुले बरामदे, जो बड़े बड़े स्तंभों से युक्त बरामदे भी इस शैली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। चोल साम्राज्य के 2 प्रमुख मंदिरों के नाम हमें पूछे जा सकते हैं। एक राजराजेश्वर, जिसे वृद्धेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर जो राजेंद्र चोल के द्वारा निर्माण किया गया था। 2 क्वेश्चन आज तक पूछे गए। एक तो पहला क्वेश्चन ये प्रशी ब्राउन वाला पूछा गया और दूसरा क्वेश्चन जो है वो राजेंद्र चोल से संबंधित स्थापत्य कला से निकलकर सामने आ रहा है। तो साथियों, हमने राजराज प्रथम की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में गहन विश्लेषण के साथ में चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बात और इंपॉर्टेंट इस मंदिर के बारे में, यह जो मंदिर है इस मंदिर के अंदर लगभग 1,30,000 ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग, ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत बड़े बड़े पत्थर बताए जाते हैं और यह जो ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर बताए जाते हैं जिससे इस मंदिर का निर्माण किया गया था, इतिहासकार बताते हैं लगभग 30,000 हाथियों के द्वारा यहां पर लाए जाते थे। 30,000 हाथी यहां पर कार्यान्वित थे, जिनके द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को, पाषाण खंडों को उठाकर यहां पर खींच कर लेकर यहां पर आया जाता था। अब हम राजराज प्रथम की जो संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है, इसके बाद में अगले जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके बारे में हम विश्लेषण कर लेते हैं। तो राजराज प्रथम के बाद में अगले जो प्रमुख शासक हमें पढ़ने को मिलते हैं वह है आपके राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजेंद्र चोल इतने इंपॉर्टेंट क्यों बताए जाते हैं, कौन सी प्रमुख जो उपलब्धि उनके नाम देखने को हमें मिलती हैं, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। तो राजेंद्र चोल जो हैं, इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी हम शुरू करने जा रहे हैं। राजेंद्र चोल की ऐतिहासिक जानकारी शुरू करने जा रहे हैं। तो इनका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल इनका देखने को मिलता है
14 ईस्वी से लगाकर 1044 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। बात करें अगर राजेंद्र चोल की उपाधियों की अगर बात पूछ ली जाए कि राजा बनने के बाद में इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां अंगीकार की हैं, हर एक पॉइंट आपके लिए सवाल खड़ा कर रहा है, ध्यान से सुनना इसको। तो उपाधियों की बात करें तो सर्वप्रथम इनकी उपाधि जो देखने को मिलती है वह पंडित कहलाती है। इन्हें पंडित के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें चोल भी कहा जाता है, और इनके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो उपलब्धि या उपाधि इनकी देखने को मिलती है वो है आपके गंगेकोंड चोल। गंगेकोंड चोल, गंगेकोंड चोल इनकी सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि देखने को मिलती है। साथियों जरूर बताना चाहता हूं कि दक्षिण स्थित जितने भी राज सिंहासन के शासक थे उनके मन में एक प्रबल इच्छा थी कि वह उत्तर भारत को देखे, उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में जान रखा था, उन्होंने देखना चाहते थे। और इसी बात को दिल में संजोते हुए राजेंद्र चोल ने इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण सहित जरूर श्योर कर डाला और उत्तर भारत पर आक्रमण किया और गंगा नदी के दर्शन किए। गंगा नदी के दर्शन करने के बाद में इन्होंने अपनी नई राजधानी दक्षिण में आकर गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण किया। साथ ही चोल गंगम नामक एक तालाब का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी उपाधियों के बाद में इनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजेंद्र चोल की जो प्रमुख उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, उत्तरी भारत पर आक्रमण। उत्तरी भारत पर आक्रमण, उत्तरी भारत पर इन्होंने जो आक्रमण किया है, स्पष्ट रूप से क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र का नाम आता है आधुनिक बंगाल, और बंगाल के ऊपर जो स्पष्ट रूप से शक्तिशाली शासन वंश देखने को मिलता है पाल वंश। कौन सा वंश? और शासक का नाम हमें देखने को मिलता है धर्मपाल। धर्मपाल के ऊपर अटैक किया और बंगाल के क्षेत्र को जीत लिया। किस क्षेत्र को? गंगा के प्रवाह क्षेत्र को जीता। गंगा के अपवाह, जहां से गंगा नदी बहती है, गंगा के क्षेत्र को जीता। गंगा के क्षेत्र को जीता या विजित किया। जब इन्होंने गंगा के क्षेत्र को जीत लिया तो नई राजधानी इन्होंने कौन सी बनाई है? तो राजधानी का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके गंगेकोंड चोलपुरम। गंगेकोंड चोलपुरम इनकी नई राजधानी बनी है गंगेकोंड चोलपुरम। उपाधि की बात हमने यहां पर कर ली, और साथ में अगर इनके बारे में पूछ ले कि इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में तालाब कौन सा बनाया, तो तालाब का जो निर्माण करवाया है राजेंद्र चोल ने, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो तालाब का नाम चोल गंगम। चोल गंगम, चोल गंगम के नाम से यह तालाब विश्व विख्यात बताया जाता है। और पूछ ले गंगेकोंड चोलपुरम ये जो नई राजधानी है यह किस नदी के किनारे है? तो नाम कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे इन्होंने गंगेकोंड चोलपुरम नई राजधानी, साथ ही शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। और मंदिर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मंदिर इन्होंने जो निर्माण करवाया उसे गंगेकोंड चोल के नाम से भी जाना जाता है। किसको समर्पित ये मंदिर है? तो शिव के नाम से इसे भी जाना जाता है। और अगर बात करें इस मंदिर के बारे में विशेष विवरण की, तो विशेष विवरण इस मंदिर के बारे में हमें जो देखने को मिलता है कि इस मंदिर को द्रविड़ शैली या द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली जो है इसकी परिणति कहा जाता है। नोट बनाकर इसको लिख सकते हैं हम। इस मंदिर को द्रविड़ स्थापत्य शैली, द्रविड़ स्थापत्य शैली की परिणति के नाम से परिणति कहा जाता है। परिणति के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों हमने बंगाल विजित क्षेत्र की उपलब्धियां भी राजेंद्र चोल की पढ़ ली हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र जीता है राजेंद्र चोल ने, तो राजेंद्र चोल और क्यों प्रसिद्ध हुआ था ये भी
पूछने लायक बात है तो राजेंद्र चोल जाने जाते थे, जगत विख्यात थे अपनी हस्ती सेना के लिए। किसके लिए? हस्ती सेना के लिए प्रसिद्ध थे। साथ ही इनकी नौसैनिक बेड़ा जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बताया जाता है। तो राजेंद्र चोल के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमने ले ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल के बाद में अगला जो शासक बनता है उसे राजाधिराज प्रथम के नाम से जाना जाता है। एक से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। राजेंद्र चोल के बाद में अगला जो शासक है उसे राजाधिराज प्रथम के नाम से जाना जाता है। अगला जो इनका उत्तराधिकारी बना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नाम आता है राजाधिराज प्रथम। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया जाता है राजाधिराज प्रथम? तो सुनिए आप, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल इनका जो देखने को मिलता है वह 1044 ईस्वी से लगाकर 1052 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और अगर इनकी उपाधि का जिक्र करें तो उपाधि इनकी जो देखने को मिलती है वो बताई जाती है आपके विजय राजेंद्र इनकी उपाधि देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सवाल बनी है कई बार, राजाधिराज प्रथम जो है इन्होंने जो उपलब्धि अर्जित की है वो ये बताई जाती है कि इन्होंने चेर प्लस पांडे प्लस श्रीलंका का जो गुट तैयार हुआ था किसके खिलाफ? चोल साम्राज्य गुट को समाप्त किया। क्या किया? समाप्त किया। और कई बार सवाल पूछा जाता है, एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर सवाल पूछा गया था कोप्पम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ऐसा सवाल निकलकर सामने आया है। तो इनकी मृत्यु के बारे में जिक्र कर लेते हैं, साथ ही उस युद्ध का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं कोप्पम का युद्ध जो है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो नाम आता है राजाधिराज प्रथम व इनके सामने जो खड़ी विपक्षी सेना थी वंश का नाम चालुक्य वंश बताया जाता है। और चालुक्य नरेश का जो नाम हमें देखने को मिलता है उसका नाम सोमेश्वर बताया जाता है। क्या नाम? सोमेश्वर। और ये जो युद्ध हुआ है इस युद्ध के अंदर मृत्यु किसकी बताई जाती है साथियों? तो मृत्यु बताई जाती है राजाधिराज की क्या हो गई थी? मृत्यु बताई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं चोल साम्राज्य जो है इनके अंतिम शासक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चोल साम्राज्य का जो अंतिम शासक देखने को मिलता है उसे राजेंद्र तृतीय के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र तृतीय के नाम से जाना जाता। अगर पूछ ले कि चोल वंश जो है ये खत्म क्यों हुआ, कौन सा अटैकर दक्षिण भारत के ऊपर अटैक करने आया था जिस समय राजेंद्र तृतीय का शासन चल रहा था, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चोल साम्राज्य का अंतिम शासक चोल साम्राज्य का अंतिम शासक जो हमें देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है राजेंद्र तृतीय के नाम से इसे जाना जाता है। और राजेंद्र तृतीय का जो काल है इसके शासन काल में क्या है? इसके शासन काल में जो अटैकर दक्षिण भारत के ऊपर अटैक करने पहुंचा था उसका क्या नाम बताया जाता है? तो अटैकर जो दक्षिण भारत पर अटैक करने के औचित्य से आगे बढ़ा है उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है, वैसे वो सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था, एक गुलाम था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर। शासन काल में जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है वह है आपके मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आक्रमण करता चला जा रहा था। दक्षिण से अपार धन संपदा इसने हासिल की और मलिक काफूर के अटैक के कारण
चोल साम्राज्य जो है अपने अवनति की तरफ आगे बढ़ा। अंतिम जो शासक हमें देखने को मिलता है, इन्हें राजेंद्र तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हमने राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज और राजेंद्र तृतीय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं कि चोल साम्राज्य जो है, इनका केंद्रीय प्रशासन, इनकी सेना, इसके बारे में भी छोटी सी बात कर लेते हैं और जिससे सवाल निकलकर सामने आते हैं। तो हमने चोल प्रशासन, चोल शासकों के बारे में जानकारी ली। अब हम बात कर लेते हैं चोल वंश का जो केंद्रीय प्रशासन, साथ ही प्रांतीय प्रशासन जो है कैसे विभक्त था। राजा जो हैं, इनके निजी सहायक जो हैं, अंगरक्षक हैं, सेना जो हैं, ये क्या कहलाती थी, इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं चोलकालीन केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, चोलकालीन जो केंद्रीय प्रशासन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन यानी पूरी जो धुरी थी यह राजा के इर्द गिर्द घूमती थी, अर्थात राजा जो है वो सर्वोपरि बताया जाता है। चोल साम्राज्य में सर्वोपरि बताया जाता था राजा। अगर पूछ ले कि राजा का निजी सहायक, राजा जो हैं इनका निजी सहायक किस नाम से जाना जाता था राजा का, तो राजा का निजी सहायक जो है इसे उदय कुटुंब के नाम से जाना जाता है। उदय कुटुंब कहा जाता है राजा के निजी सहायक को। आगे बढ़ते हैं, राजा का उच्च स्तरीय अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी, चोल साम्राज्य में उच्च स्तरीय अधिकारी किस नाम से जाना जाता है, तो उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुंदनम के नाम से जाना जाता है। पेरुंदनम के नाम से इसे जाना जाता है। बात करते हैं कि निम्न स्तरीय अधिकारी जो हैं वह चोल साम्राज्य में राजा का क्या कहलाता था, तो निम्न स्तरीय अधिकारी जो राजा का जो केंद्रीय प्रशासन मेंटेन करते थे उसे शिरुतरम के नाम से जाना जाता है। शिरुतरम, निम्न जो अधिकारी है स्तर का उसे शिरुतरम कहा जाता है। और राजा जो है इनका प्रधान सचिव, राजा का प्रधान सचिव जो है यह क्या कहलाता था, तो राजा का प्रधान सचिव जो है इन्हें आले नायाम के नाम से जाना जाता है। आले नायाम के नाम से यह प्रधान सेवक जाना जाता था, सचिव जाना जाता था। केंद्रीय प्रशासन की बात कर ली, थोड़ी सी बात हम प्रांतीय प्रशासन की भी कर लेते। प्रांतीय प्रशासन, तो चोल साम्राज्य जो है इनकी सबसे बड़ी इकाई, चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई होती थी प्रांत। प्रांत जो हैं चोल साम्राज्य में किस नाम से जाने जाते थे, तो प्रांत जो हैं इन्हें मंडलम के नाम से या मंडल कहा जाता था। और मंडल जो है चोल साम्राज्य का इसका शासन देखने वाला अर्थात प्रशासक जो है ये क्या कहलाता था, तो चोल साम्राज्य में मंडलों का प्रशासन देखने वाला मंडल मुडाली के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब चोल साम्राज्य में सबसे बड़ी इकाई प्रांत हो गया, दूसरी छोटी इकाई वलनाडु हो गया, तीसरी बड़ी इकाई नाडु हो गया। नाडु के बाद में जो अगली इकाई है उसे कुर्रम कहा जाता था और कुर्रम के बाद में सबसे छोटी जो इकाई होती थी इसे ग्राम के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रांतीय प्रशासन हमने पढ़ लिया। नाडु जिला कहलाता था और कुर्रम जो है यह तहसील स्तर का प्रशासन देखने वाले, तहसील स्तर का प्रशासन देखने वाले कुर्रम। सबसे छोटी जो इकाई वह आपके ग्राम कहलाती थी। अनेक नगरों का, बड़े नगरों का जो समूह उनका प्रशासन जो है समूह कहलाता था, वलनाडु के नाम से जाना जाता था। अब हम बात कर लेते हैं चोल प्रशासन जो है इनकी अन्य जो देन हमें देखने को मिलती है भारतीय इतिहास को, तो पहली देन जो देखने को मिलती है वह है आपके नटराज शिव प्रतिमा।
नटराज शिव प्रतिमा। नटराज शिव प्रतिमा का जो निर्माण है, जो आपके तांडव शैली के अंदर बताया गया, नृत्य करते, तांडव नृत्य करते हुए बताया गया भगवान शिव को, यह किसकी देन है? चोल साम्राज्य की। और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात जो है यह कहां से शुरू होना बताया जाता है? चोल साम्राज्य से। और साथ ही इनकी जो नौसेना है, नौसेना का जो बेड़ा है, यह सबसे शक्तिशाली बताया जाता है। ये प्रमुख रूप से देन बताई जाती है चोल साम्राज्य की भारतीय इतिहास को। और बात अगर स्थापत्य शैली की करें तो स्थापत्य शैली अर्थात दक्षिणतम, दक्षिण भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो शैली जिसका नाम द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली जो है इनका स्वर्णिम काल कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था। तो द्रविड़ शैली जो है अपने निखार पर किस समय आई? चोल साम्राज्य के शासनकाल में। अब हम बात कर लेते हैं कि चोल साम्राज्य जो है इनकी सेना क्या क्या किस रूप में कार्यरत थी, सेना कहाँ निवास करती थी, सेना का नेतृत्व है वो कौन करता था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। बात करते हैं चोल प्रशासन के अंदर जो सेना बताई जाती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चोल प्रशासन की जो सेना हमें देखने को मिलती है, राजा की जो सेना हमें देखने को मिलती है, सेना का पहला भाग है आपके भाग, पहला भाग कहलाता है और इसे पदाति के नाम से भी जाना जाता है। और पदाति का अर्थ होता है पैदल सैनिक। पैदल सैनिकों की जो ग्रुप है, समूह जो है, उसे भाग भी कहा जाता है, पदाति भी कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2, दूसरी जो सेना का नाम हमें देखने को मिलता है उसका नाम कुंजीर मल्लर। कुंजीर मल्लर जो सेना बताई जाती है चोल साम्राज्य की, यह गजारोही, गजारोही का मतलब होता है हाथियों के ऊपर सवार करके जो सेना आगे बढ़ती है। राजपूत काल सबसे बड़ी देन बताई जाती है इसके लिए। वो गजारोही सैनिक जो होते हैं उन्हें कुंजीर मल्लर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, तीसरी जो सेना का भाग हमें देखने को मिलता है उसे बिल्लीगढ़ के नाम से जाना जाता है। बिल्लीगढ़ क्या होता है? तो सेना का एक दल होता है जिसे धनुर्धर दल कहा जाता है। धनुष बाण रखने वाला, धनुष बाण से सुसज्जित सैनिक जो होते हैं उन्हें बिल्लीगढ़ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, नोट बनाकर इस चीज को आप नोटिस कर सकते हो कि राजा का निजी सहायक, सेना का एक भाग होता था, तो राजा का निजी सहायक या राजा का अंगरक्षक, राजा का अंगरक्षक जो है यह क्या कहलाता था? तो राजा का अंगरक्षक वेलेक्कोय के नाम से जाना जाता है। वेलेक्कोय कहलाता है राजा का निजी सहायक। अब हम बात करते हैं उपरोक्त जो सेना हमें पढ़ने को मिलती है ये निवास कहाँ करती थी? तो सेना जो है यह आपके गुल्मों व छावनियों में निवास करती थी। गुल्मों व छावनियों में निवास, गुल्मों व छावनियों में सेना के सैनिक जो हैं ये निवास करते थे। और सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। और अगर पूछ ले सेनाध्यक्ष वो क्या कहलाता था? तो सेना अध्यक्ष को महादंड नायक के नाम से जाना जाता है। महादंड नायक के नाम से जाना जाता है सेना का प्रमुख जो अधिकारी हैं। बात सामाजिक दृष्टि की करें साथियों, तो चोल साम्राज्य में ब्राह्मण जो हैं यह सामाजिक वर्ग में सबसे सर्वोपरि माना जाता था। प्रमुख रूप से वर्ग भी बंटवारा किया हुआ था, जिसमें आपके सती प्रथा है, बहु विवाह पद्धति जो है ये सर्वाधिक प्रचलित बताई जाती हैं
चोल साम्राज्य के अंदर। तो साथियों, हमने चोल साम्राज्य पार्ट 2 के अंदर विभिन्न शासकों की ऐतिहासिक जानकारी, साथ ही चोल प्रशासन जिसमें प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके बारे में बात की। साथ ही चोल साम्राज्य की विश्व इतिहास या भारतीय इतिहास को क्या देन बताई जाती है इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की। साथियों, हम आगामी वीडियो के अंदर विजयनगर साम्राज्य का ऐतिहासिक विवरण पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।